अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, परिंदों में जान बाकी है। अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, परिंदों में जान बाकी है। और मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, मंजिल मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार, हिंदी हाउस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अभिमन्यु प्रजापति। तो आज हम व्याकरण की अगली कक्षा में उपस्थित हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वह होगा हमारा विषय अल्प प्राण और महाप्राण और घोष अघोष। अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, या घोष अघोष क्या है, इसका मतलब कैसे है, यह कठिन है या आसान है, आसान है तो कितना आसान, कठिन है तो कितना कठिन है, इसकी कठिनाई को दूर कैसे की जा सकती है, इसको याद करने की सरल तरीका क्या हो सकते हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे। आज इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे लिए अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष इतना महत्वपूर्ण है कि इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न तो आ ही जाते हैं कभी कदाल। चलिए पहले देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। एक बात और जान लीजिए, हम तो अल्प प्राण महाप्राण तो जानते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रकृति बोर्ड का बदल रहा है, और जैसे वो अपना प्रकृति बदल रहा है और हम उस प्रश्न को कर नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैं कह दूं, इस बार की त्रैमासिक परीक्षा में जो 12वीं की हुई है, मैं एक प्रश्न देखा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 90% विद्यार्थियों से नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो प्रश्न ही ऐसा था। प्रश्न शायद था कि उच्चारण वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं। उच्चारण वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन के भेद, तो उसके आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण या महाप्राण। पहले देख लीजिए, श्वास वायु मात्रा के आधार पर जब हम बोलते हैं तो उस मुंह से निकलने वाली श्वास जो होती है, हवा जो होती है, उसके मात्रा के आधार पर कि हवा मुंह से कितना बाहर निकल रहा है, कम निकल रहा है या ज्यादा निकल रहा है, उसके आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। तो कह सकते हैं मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, है ना, व्यंजन के दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण के विषय में क्या कहा जा रहा है कि अल्प, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम हो, जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय सांस वायु या श्वास वायु या प्राण वायु, वही उसका जो हवा निकलेगी वो कम होगा। मुख से निकलने वाली हवा यदि कम है तो वो अल्प प्राण कहलाएगा। तो ऐसे कौन कौन से व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, तो उसके विषय में कहा जा रहा है प्रत्येक वर्ग का। क्या कह रहा, प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन क्या है, अल्प प्राण है। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का माफ करिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। याद रखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण जो है वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। उसके साथ कह रहा है कि अंतस्थ व्यंजन भी क्या हो जाएगा, तो अल्प प्राण ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा कम होती है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग अल्प प्राण। एक चीज और याद रखिए, क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा, तो आप रख सकते पहला मतलब 1, तीसरा मतलब 3 और पांचवा का मतलब 5। तो कह सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन में जो अल्प प्राण है वो कितना है, तो 135। याद रखिएगा, 135 मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण है। इसको याद करने का एक और तरीका है, आप लोग कह सकते उसको ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन तरीका हम लोग कहते हैं उसको। अब क्या देखिए, अल्प प्राण जैसे लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, अ क्या है, स्वर वर्ण का पहला लेटर, तो याद रखिएगा यहाँ 1 है ना। उसके बाद ल है,
क्या है, ल है, तो ल को देखिएगा तो 3 की तरह उल्टा लिखा हुआ है। यह अंतस्थ व्यंजन का तीसरा य र ल, तीसरा देखिएगा तो वो 3 भी आ जाएगा, यह उल्टा 3 की तरह आपको लगेगा, इसलिए 3। और उसके बाद क्या है, प, प का मतलब क्या है, वर्ग का 5वां मात्रा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 5वें नंबर पर, तो 5। इस आधार पर भी आप कह सकते हैं कि अल्प प्राण जो है 1 3 5 है। अल्प प्राण 1 3 5 मतलब 135 जो है वो अल्प प्राण है। 135 का मतलब क्या है, कहने से क वर्ग, माफ करिएगा, क ग और अंगा, ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण। तो महा का प्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाला जो वायु है, हवा है, वो अधिक निकलेगा तो उसको बोलते हैं महाप्राण। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो महाप्राण के अंतर्गत जो आते हैं वह आपका हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, है ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, और चौथा व्यंजन जो होगा वह महाप्राण होगा। क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होते हैं, मुख से निकलने वाली हवा अधिक होती है, इसलिए इसको बोलते हैं महाप्राण। और महाप्राण में ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। तो महाप्राण कौन कौन से हो गए, ऊष्म व्यंजन और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, है ना, महाप्राण दूसरा और चौथा। अब देखिए महाप्राण सुनने में लग रहा बड़ा महानता की बोध हो रही है, अधिकता की बोध हो रही है महा, पर इसमें क्या है, महा में कितने हैं, महा में कहिएगा जो है ना कि 2 अक्षर है ना, म और ह 2 अक्षर है, तो याद रखिएगा दूसरा और इधर चौथा, तो द्वितीय के क्रम है, तो इस हिसाब से रखिएगा इसको याद करने की। और ये कह सकते हैं कि जो अल्प है वो ज्यादा है, जो महाप्राण है वो कम है। तो अल्प प्राण में कितने हो गए, 5 10 15 15 4 19 हो गया है व्यंजन, जबकि एकरा में 10 ही हुआ है, 10 4 14 हुआ है, माफ करिएगा, 4 ऊष्म व्यंजन है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का अल्प प्राण और महाप्राण। हाँ अभी रुकिए, अभी इसके विषय में अभी और बात करना है, इसको और आसान बनाना है। हम तो केवल यह बात कर दिए हैं कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, हम चाहते इन परिभाषाओं को नहीं लिखते, ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में परिभाषा पूछ लिए जाते हैं, तो इस हिसाब से। अच्छा इसको एक और तरीका से लिखा, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु या हकार की ध्वनि, है ना, नहीं निकलती है, वो अल्प प्राण, जिसमें हकार की ध्वनि निकलती है वो क्या होगा, महाप्राण। चलिए अब बात हम करते हैं सघोष और अघोष का। सघोष और अघोष, एक चीज और जान लीजिए इसके साथ, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो सघोष है या घोष है, घोष का जो अर्थ होता है ना, घोष, घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ है नाद, घोष का अर्थ होता है नाद, इसी को हम लोग कहते हैं ध्वनि, नाद या ध्वनि या आवाज। तो घोष का अर्थ होता है नाद, ध्वनि, आवाज, ये इस तरीके के जो शब्द आते हैं वो हो जाएगा। तो घोष का अर्थ नाद, ध्वनि। अब देखिए उसको पढ़िए, क्या करें, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के 2 भेद। स्वर वर्ण मतलब स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं, सघोष या घोष या उसके बाद अघोष। ये जान लीजिए सघोष और घोष और सघोष दोनों एक ही हैं, दोनों का मतलब होता है ध्वनि या नाद। और अघोष, अब देखिए सघोष अघोष किसके आधार पर कहा गया, तो स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के आधार पर। मतलब इसका परिभाषा देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, अब जिसका उच्चारण करेंगे तो हमारे स्वर तंत्री जो यहाँ है मतलब गले में, उसमें जब कंपन होगा तब वो क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा या सघोष कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए सघोष कौन कौन से हैं या घोष कौन कौन से हैं, सभी स्वर वर्ण, सभी क्या हो जाएगा, सभी स्वर क्या हो जाएगा, घोष या सघोष। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ ह है, याद रखिएगा सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन के साथ ह क्या है,
सघोष है। उसके अलावे अब क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। याद रखिए, सघोष या घोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन एवं ह क्या है, सघोष होते हैं। मतलब इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सघोष या घोष वर्ण। तो सघोष या घोष वर्ण कौन कौन सा है, तो कहेगा सभी स्वर, क्या सभी स्वर, उसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन के साथ ह क्या है, सघोष या घोष वर्ण है। उसके अलावे क्या कहा जा रहा है कि अघोष के विषय में, अघोष के विषय में कहा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो, उसको अघोष कहते हैं। और अघोष होगा क्या, तो देख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा। तो क्या समझ में आई। उसके बाद केवल यही नहीं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा के साथ साथ तीनों श, देखिए ह तो यहाँ आ गया, तीन श, मतलब तालव्य श, मूर्धन्य श, अदंत श क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। तालव्य श लिख दे यहाँ, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श, ये क्या है, अघोष हो जाएंगे। तो याद रखिए अघोष कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं श, स, ह, माफ करिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती श, ये तीन के, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और सघोष कौन कौन से हो जाएंगे, सघोष में बोलिएगा सभी स्वर, है ना, सभी स्वर सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ व्यंजन के साथ ह, उसके बाद क्या होता है, ये सब के सब हो जाएंगे सघोष या घोष वर्ण। पूछ ले कोई कि घोष का अर्थ क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा नाद होता है या ध्वनि होता है। उसके अलावे सभी स्वर क्या हैं, तो सभी स्वर सघोष या घोष हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा एवं पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं या घोष होते हैं। ये समझ में आई बात, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो आशा करते हैं, चलिए मैं अभी अभी बात कर रहा था कि अल्प प्राण और महाप्राण को और आसान किया जा सकता है, इसको और इजी किया जा सकता है। तो चलिए इसको हम और आसान करते हैं और इजी करते हैं। ये क्या हो जाएगा हुआ, तो ये जो है ना, ये महाप्राण हो जाएगा, ये दो महाप्राण है ना, ये दोनों के दोनों हो जाएगा महाप्राण में आ जाएगा। माफ करिए, मैं क्या कर रहा था, अघोष में हो जाएगा, ये गलती हो जाती है, ऐसे भूल, ठीक है। तो ये समझ में आई। तो चलिए हम अब बात कर लेंगे जरा फिर से अल्प प्राण और महाप्राण के, तब तक के लिए हम इसको खत्म करते हैं। इतना तक तो समझ में आया ही होगा, आशा करते हैं, उम्मीद तो यही है। चलिए उसके अलावे हम अभी बात करते हैं, जैसे ट्रिक जो होता है ना, हमेशा कारगर नहीं होता। कुछ चीजों को हमें 100% देकर के समझना होता है, तथ्यों को मतलब विषयों को तथ्यात्मक तरीके से समझना होता है, तब जाकर के वो क्लियर हो पाता है। तो चलिए हम आज अल्प प्राण और महाप्राण को और आसान कर लेते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अल्प प्राण। अब देखिए क्या है अल्प प्राण। अल्प प्राण एक शब्द देखिए होता है अल्प, अल्प का अर्थ होता है कम, है ना, और दूसरा शब्द है प्राण, प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो अर्थ अल्प मतलब कम, प्राण का मतलब वायु, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से वायु कम निकले वो अल्प प्राण है। अब देखिए यहाँ क्या, अल्प प्राण के विषय में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास
वायु की मात्रा कम हो। यहाँ भी तो वही कही जा रही है, बात तो सेम है कि अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, मतलब मुख से निकलने वाले जो हवा है, वायु है, कम हो। तो किन-किन के बारे में हो जाता है, तो यहाँ किन-किन के विषय में कहा, प्रत्येक वर्ग का पहला, है ना, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा अल्प प्राण हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि महाप्राण के विषय में बात की जाए, महाप्राण, महाप्राण, अब देखिए महाप्राण में महा का अर्थ होता है बड़ा या अधिक, क्या हो जाएगा, अधिक, अधिक। उसके बाद शब्द रहेगा प्राण। प्राण का अर्थ क्या होता है, प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ होता है वायु, मतलब जिन शब्दों, माफ करिए, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा अधिक हो, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा अधिक हो, उसे महाप्राण कहते हैं। तब बोलोगे कि ये कैसे पहचान ले कि कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा महाप्राण है। चलिए, इसको पहचानने के या जानने के एक तरीका है। आप एक काम करिए, आप अपने हाथ आगे करिए इस प्रकार से और अपने मुंह के करीब लाइए। उसके बाद पढ़िए, क एकदम करीब लाइएगा, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय। पढ़िए और ध्यान दीजिए कि आपके तलहथी पर किन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा का टकराव अधिक होता है। फिर से ध्यान दीजिए, हाथ आगे करना है और ये पढ़ना है। जिन वर्णों को पढ़ते समय आपके मुख से निकलने वाली हवा का टकराव आपके तलहथी पर अधिक होगा, वो क्या हो जाएगा, महाप्राण होगा। तो आप देखिएगा, तो ख और घ का पढ़ते समय आपके तलहथी से मुख से निकलने वाली हवा का टकराव अधिक होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, मतलब उसी प्रकार से होगा। ठीक है, उसी को कहा जाएगा महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे तलहथी से हवा कम टकराएगी, वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। तो हम क्यों ना पहले महाप्राण को देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, और हमने क्या कहा था कि महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, श तीनों आ जाता है, तालव्य श और मूर्धन्य श, दंती स। अब इसको तो उष्म व्यंजन कहा जाता है, उष्मा निकलती है, तो इसको श, श, स, श, श, स, इससे तो निकलती ही हवा, तो एकदम तो महाप्राण है ये है। उसके बाद प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, क्यों, आप करके देख लीजिए एक बार, हाथ निकालिए, करके पहचान करके देख लीजिए। तो क्या ये बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? आशा करते हैं समझ में तो आई ही होगी। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे, आपके लिए यह कक्षा उपयोगी है, तो अपने मित्रों के साथ इसे साझा जरूर करें। और देख रहे हैं जहाँ भी, तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कक्षा को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।